हेलो गाइस, दिस इज किशन फ्रॉम किशन मैथ्स। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो एलपी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का स्टेज 1 का सीबीटी 2018 था, उसका जो 9/8/2018 में जो पहला शिफ्ट हुआ था, उसका हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, जिसमें कुछ बाकी रह गए तो क्वेश्चन जो अब हम लोग देखेंगे। तो हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2062। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसको उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या x-5 सम है? x एक वास्तविक संख्या है और कह रहा है x-15 एक पूर्णांक है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। तो कह रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन हमारा जो प्रश्न है ये उसको आंसर देने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, पूछ रहा है कि x-5 क्या एक सम संख्या है, यानी कि क्या हमारा यह जो एक इवन नंबर है। तो हम ये तभी कह सकते हैं ना जब हमको x का नेचर पता हो, ठीक है। और यहाँ पे कह रखा है कि x जो ना एक वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। हमको ये नहीं पता कि वो x इवन है या ऑड है, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। इस क्वेश्चन को करने से सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि यदि हम लोग इवन और इवन को जोड़ते हैं तो जो हमको मिलेगा ना वो इवन ही मिलेगा। जैसे कि 2 + 4 को हम जोड़ते हैं यदि, तो कितना मिलेगा 6। ठीक उसी तरह यदि हम लोग ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलेगा इवन। जैसे कि 3 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो मिलता है हमें क्या, 8। ठीक उसी तरह यदि हम लोग इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा ऑड। जैसे कि आप 2 और 3 को जोड़ के देखिए तो कितना आया, 5, यानी ऑड मिला। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, x-15 एक पूर्णांक है। दिया हुआ है क्या, x-15 एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब क्या, एक इंटीजर है। एक बात मुझे आप बताओ, x-15 से x-5 जाने के लिए आपको इसमें कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। ठीक है, ये हमारा 10 क्या है, एक भाई सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। हुँ? आप मुझे बताओ इसके बारे में मुझे क्या कुछ पता है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है? कुछ कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो अब हम क्या करते हैं ना, दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब कह रहा है ना x माइनस जो 10 है वो एक विषम पूर्णांक है, वह एक विषम पूर्णांक है। एक बात बताओ मुझे आप, x माइनस 10 से यदि मैं जाता हूँ x माइनस 5 की तरफ तो मुझे इसमें कितना जोड़ना होगा, 5। और इसका नेचर दे रखा है क्या, ये एक विषम संख्या है। दे रखा है क्या, ये जो है ना एक विषम संख्या है। x माइनस 10 एक क्या है, विषम संख्या है। और 5 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। एक आप बात बताओ, जब आप विषम और विषम को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सम। सॉरी, क्या मिलेगा हमको, सम। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या x-5 एक सम संख्या है? तो सम हमने निकाला, लेकिन आप देख रहे होंगे इसकी जो एक प्रॉपर्टीज़ है ना, ये विषम, ये हमको पता होनी चाहिए। यानी कि इसका एक जो इसके कैरेक्टर जो है ना विषम पता होना चाहिए। हमने देखा कि ये जब विषम कहा तभी हमारा आंसर मिल गया। और ये पता चल गया क्या, x-5 क्या है, एक सम संख्या है। यानी जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या, तो x-5 क्या एक सम संख्या है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आप लोग देखें कि हमको इसका नेचर नहीं पता था, जिसके कारण हम लोग नहीं बता पाए कि ये जो मेरा एक नंबर है वो कौन सा है, या तो क्या सम है या ऑड है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्याप्त नहीं है, और ये क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है, एक और एक जो है ना वो अपर्याप्त है, यानी आंसर होगा हमारा बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2063। कह रहा है ना इसमें कि कौन सा क्या है, स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। ठीक है,
आप देख रहे हो 29/6, 53/12, फिर सब में 29/6, 43/12, फिर इसमें देखिएगा तो 6, 12, फिर इसमें देखिए तो 6, 12। ऐसे क्वेश्चन में है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हर है ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस 6 में 2 से गुना करना होगा। जब नीचे वाले में मैंने 2 से गुना किया है, तो ऊपर वाले में भी मुझे 2 से गुना करना होगा। तो ये 29 दूनी 58 और 6 दूनी 12। अब आप कंपेयर करो, क्योंकि दोनों का मैंने बेस क्या है, बराबर कर दिया है। तो क्या 58 कभी 53 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें, दोनों को बराबर करना होगा, इसके लिए कितना से गुना करें, 2 से, इसमें भी 2 से, तो कितना आएगा 58। तो ये बताइए क्या 43 के बराबर हो सकता है, 58 43 बराबर हो सकता है? कभी नहीं। और यहाँ देखते हैं, इसमें भी मैंने 2 से गुना किया, इसमें भी मैंने क्या किया, 2 से गुना किया, तो 29 दूनी 58 और 6 दूनी 12, यहाँ पे भी 6 दूनी 12, नीचे भी, दोनों के नीचे में सेम है। तो क्या 58 हमारा 43 से बड़ा है? हाँ, 58 जो है हमारा, वो क्या है, 43 से बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। हमारा आंसर मिल चुका है, आंसर सी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी भी चेक करते हैं। तो 6 दूनी 6 में 2 से गुना किया, तो 6 दूनी 12, 29 में मैंने 2 से गुना तो क्या किया, तो कितना है 58। क्या 58 43 से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आया, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से पढ़ो और बनाने का है ना प्रयास करो। कह रहा है ना, अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दुगुने से 8 वर्ष कम होगी, यदि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। तो कहता है कि जो धरती है ना, धरती की वर्तमान आयु कितनी है। तो मैंने मान लिया ना, जो धरती है ना, उसकी वर्तमान आयु डी है, और यूनिस है ना, उसकी वर्तमान वाई मैंने मान लो वाई ही मान लिया। ठीक है, दे रखा है कि दोनों का जो वर्तमान आयु है यानी डी प्लस वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 61। और कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद। तो एक बात बताओ, अब से 3 वर्ष बाद जो धरती है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, D+3, और जो यूनिश है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, Y+3। तो कह रहा है ना 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु की 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। अब से 3 वर्ष बाद जो धरती की आयु है, यानी कि ये आयु यूनिस की आयु के 2 गुना, यानी कि 2 गुना से 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है। तो देखते हैं हम लोग, D+3 इधर होगा, ये जो 2 है ना वो भीतर जाएगा, तो भीतर जाएगा क्या होगा, 2y प्लस 3 दूनी 6 और -8। ठीक है, तो 2y 6 में से -8 करेंगे तो -2, और इधर होगा क्या, D+3। ये जो y है ना, इसको इस साइड लाते हैं, तो D-2y, और जो +3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो -2 -3 कितना आ गया, -5। तो यहाँ पे देखा जाए तो मुझे मेरे पास एक ये इक्वेशन है, यानी कि D+y = 61, और एक ये इक्वेशन है D-2y = -5। ठीक है, मुझे किसकी आयु निकालनी है, धरती की आयु निकालनी है, एंड डी की वैल्यू हमको रखना है। तो हम ऐसा करते हैं ना, y को 2 से गुना करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट में हम लोग 2 से गुना करते हैं। इक्वेशन में मैंने 2 से गुना किया तो कितना आएगा, 2d + 2y बराबर होगा, 61 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12। अब करते हैं ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो -2y + 2y कट जाएगा, ये 3d, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 घटेगा तो कितना होगा, 117। 122 में से 5 घटाएंगे तो 117। तो डी की वैल्यू हम देखते हैं कितना आएगा, 3 × 9, इस 3 से इसको काटते हैं
तो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27, डी की वैल्यू कितनी निकल के आई? 39 साल। कितना ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2065 कह रहा है ना, किसी संख्या का वर्गमूल निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये अपरिमेय संख्या क्या होती है। दो प्रकार की कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और दूसरा अपरिमेय। जो परिमेय संख्या होती है ना, उसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां p और q जो होता है ना, जहां p और q जो होता है वो हमारा इंटीजर होता है। p और q वो होता है इंटीजर, और q जो ना नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। सॉरी, ठीक है। और जो परिमेय संख्या होती है ना, उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है? इंटीजर होता है, और q नॉट इज इक्वल टू 0। परिमेय संख्या होती है उसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है उसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ना, किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। आप जैसे मैंने बताया अपरिमेय संख्या के बारे, इसे p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग √2 ले लो, √3 ले लो, पाई ले लो, ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैं पूछूं क्या √4 मेरा एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि √4 को देखो ना, तो ये 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा क्या? 2। इसलिए 4 जो है ना, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या √5 अपरिमेय संख्या है? हाँ, √5 अपरिमेय संख्या है। क्या √7? हाँ बिल्कुल है। √9? नहीं, √9 नहीं हो सकता, इसलिए ना जो 9 है ना, वो 3 का स्क्वायर होता है, और वो क्या होगा ना, स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, जिसके कारण √3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इस 3 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होगा? हमारा इंटीजर होगा। और यहाँ पे है ना, इस √5 को देखो, √5 बट्टे में अगर 1 लिखो तो हमको ये दोनों इंटीजर चाहिए। क्या √5 इंटीजर है? इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक, यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो रूट जो 5 है ना, वो हमारा क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये जो है ना, √5 हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। √5 क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या। अब हम लोग बहुत सारा बेसिक जान लिया, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ना, किसी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, तो आप लोग 1024 इस नंबर को यदि आप ठीक से देखो तो ये होता है 32 का स्क्वायर। यदि हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 32। चूंकि यह 32 आ गया और इसे हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब आते हैं हम लोग 4096। अगर इसको अगर ठीक से देखा जाए ना, तो ये 64 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट नहीं, मतलब 64 का स्क्वायर है। जब हम लोग इसका वर्गमूल करेंगे ना, तो आएगा 64। जब यह पूरी तरह से रूट से बाहर निकल गया है, तो ये हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब हम लोग आते हैं 2401। यदि हम लोग इसको ठीक से देखें ना, तो ये 49 का स्क्वायर होता है। यदि ये जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आएगा 49, और 49 कंप्लीटली स्क्वायर रूट से क्या हुआ? बाहर निकल गया, तो ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग आते हैं किसमें? 2048 के पास। तो आप इसको ध्यान से देखो, तो क्या 1024 का ठीक 2 गुना है? क्या इसको हम लोग 1024 गुना 2 लिख सकते हैं? और फिर मैंने इसका क्या किया है? स्क्वायर रूट निकाल दिया, यानी वर्गमूल निकाल दिया। तो मुझे पता है ना, ये 1024 कंप्लीट क्या है? 32 का स्क्वायर है। तो 32 का स्क्वायर है, वो तो बाहर निकल जाएगा 32, भीतर बच जाएगा क्या? √2। क्या यह √2 पूरी तरह बाहर
जो रूट के भीतर 2 है, क्या वो बाहर निकल पाया? नहीं निकल पाया। इसलिए हमारा क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी हमारा आंसर कौन-सा होगा? बी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2066। क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ना, एक रेलगाड़ी है जिसकी रफ्तार दी हुई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना, एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो हम लोग गुना करते हैं 5/18 से। और जब हमको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना हो, तो हम लोग गुना करते हैं 18/5 से। तो आप मुझे एक बात बताओ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इसकी स्पीड है। यदि हमको मीटर प्रति सेकंड निकालना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो इस 18 को अगर 90 को क्या करें, भाग करें, तो कितना आएगा? 5 पचा 25, यानी उसकी स्पीड निकल गई 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब कह रहा है ना, वो एक लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो मैं उसके द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल सकता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी निकाला मैंने? 25। और टाइम क्या दे रखा है? 10 सेकंड। यानी कितना आया? 250 मीटर। ठीक है। यानी कि 10 सेकंड में जो रेलगाड़ी है, वो 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस 250 मीटर में क्या-क्या शामिल होगा भाई? एक तो ट्रेन का खुद का लेंथ शामिल होगा, और दूसरा नंबर जो पुल है यानी जो ब्रिज है, उसका लेंथ शामिल होगा। और प्रश्न में दे रखा है क्या ना, 100 मीटर लंबे पुल को, यानी कि पुल की लेंथ कितनी दे रखी है? 100 मीटर। तो आप मुझे बताओ, दोनों का लेंथ का सम दे रखा है 250, तो ट्रेन का लेंथ कितना होगा? 150 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, तो कितना निकल के आया? 150 मीटर। आंसर डी। ठीक है। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ना, मजदूर के 2 प्रकार हैं। ठीक है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यानी जो पहले प्रकार का मजदूर और ये है दूसरे प्रकार का मजदूर। जो ये पहले प्रकार का मजदूर है, वो दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। यदि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए 4 प्रकार के पहले मजदूर 4 प्रकार के पहले मजदूर और 8 प्रकार के दूसरे मजदूर 8 प्रकार के जो दूसरे मजदूर हैं, उनको कितना समय लगेगा? ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, जो पहले प्रकार का मजदूर है, वो दूसरे प्रकार के मजदूर से क्या है? 3 गुना ज़्यादा कार्य करता है। इसका मतलब सीधा-सीधा जो पहला है, उसकी एफिशिएंसी दूसरे से ठीक 3 गुना होगी। यानी कि अगर दूसरे प्रकार का मजदूर 1 यूनिट काम करता है किसी पार्टिकुलर टाइम में, उसी पार्टिकुलर टाइम में पहले प्रकार का मजदूर है ना, 3 काम कर देता है। तो आप मुझे बताओ, हर मजदूर 3 यूनिट काम करता है, 12 मजदूर हैं और 10 दिनों में टोटल कितना काम करेंगे? तो टोटल वर्क जो होगा हमारा, वो क्या होगा? 1 मजदूर 3 यूनिट, तो 12 मजदूर 36 यूनिट। 1 दिन में 36 यूनिट करेंगे, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 360 यूनिट। 360 यूनिट काम करेंगे। यही हमारा क्या है? टोटल वर्क है।
अब कह रहा इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। एक बात मुझे बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है पहले प्रकार के मजदूरों की? 3। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करो 3, और जो दूसरे प्रकार के मजदूर हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो यहाँ पे 1 पुट करो। तो 4 तिहाई, 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 8 और 1 को गुना करेंगे तो 8, और 12 8 का सम कितना होगा? 20। यानी कि उनके एक दिन में वो दोनों, यानी वो दोनों कौन? पहले प्रकार के 4 मजदूर और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर टोटल 20 यूनिट काम कर देंगे, और इनको टोटल करना है 360 यूनिट। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? तो टोटल वर्क है 360 और हर दिन 20 वर्क करते हैं, तो टोटल कितना दिन लगेगा उनको? 18 दिन, 18 डेज। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना चला गया? 18 दिन। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2068। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ना, अब से 7 साल बाद, यानी आज से 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। विराट जो है मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, और आज से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो कह रहा है विराट की वर्तमान आयु क्या है? देखो, मैं मान लेता हूं ना ये हमारा वर्तमान है। ठीक है, कह रहा है अब से 7 साल बाद, यानी आज से क्या 7 साल बाद जो विराट है हमारा, जो हमारा विराट है, और दूसरा कौन था? मोहिंदर। जो विराट की आयु है ना मोहिंदर से क्या होगी? 2 गुनी होगी। यदि मोहिंदर की आयु मैं x मान लेता हूं तो विराट की आयु कितनी होगी? 2x। 7 साल बाद विराट की आयु 2x है, तो मैं पूछूं आज कितनी है? तो कहोगे आप क्या? 2x माइनस 7, 2x माइनस 7। और मोहिंदर की आयु में क्या करोगे? 7 से घटाओगे तो x माइनस 7, यानी कि विराट की वर्तमान आयु है 2x माइनस 7, और मोहिंदर की वर्तमान आयु कितनी है? x माइनस 7। और कह रहा है ना 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, यानी आज से 5 साल पहले। तो मैं पूछूं 5 साल पहले विराट की आयु कितनी होगी? तो आप इस जो उम्र है इसमें 5 साल घटाओगे तो 2x माइनस 12, और इसमें 5 साल घटाओगे तो x माइनस 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है 7 साल बाद दिया हुआ था 2x। ठीक है, तो मैंने वर्तमान निकालने के लिए क्या करना होगा? 7 घटाना होगा, मैंने 7 घटा दिया। ठीक उसी तरह इसमें क्या करना होगा? 7 घटाना होगा, 7 घटा दिए। और फिर कर आज से 5 साल पहले जाना है। जब आज से 5 साल पहले जाओगे तो क्या करोगे? इस जो वर्तमान उम्र में है उसमें तो 5 घटाना होगा। जैसे कि मान लो मेरी वर्तमान आयु 20 साल है, मैं पूछूं 5 साल पहले मेरी आयु कितनी थी? तो उसमें क्या करोगे आप? 5 घटाओगे, 15 साल। अब मैं पूछूं मेरी वर्तमान आयु 20 साल है, तो 7 साल बाद क्या होगी? तो अब क्या करोगे? 7 जोड़ दोगे, 27 साल। अगर वर्तमान आयु 20 साल है तो 7 साल बाद 27 साल होगी, और 5 साल पहले 15 साल होगी। और फिर जब आप उल्टा जाओगे तो 7 घटा रहे हो, फिर उल्टा जाओगे तो 5 घटा रहे हो। बस यही हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ। तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले उनकी उम्र कितनी निकल गई? 2x माइनस 12, x माइनस 12। ठीक है, तो कह रहा है ना जो मोहिंदर की आयु होगी विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम होगी। यानी मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखता हूँ 2x माइनस 12 गुना 2/5 माइनस 1, ये बराबर दे रखा है x माइनस 12 के। यानी कि जो विराट की आयु है, विराट की आयु के 2/5, विराट की आयु ये थी, इसका 2/5 से क्या 1 वर्ष कम है। किसकी? तो मोहिंदर की आयु। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को गुना करते हैं, इस 2 का ना भीतर ले जाके क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2x और 2 4x माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। ये 5 का एलसीएम लेंगे तो -5 बटे में 5 बराबर किसको, x माइनस 12 के। ये 5 जो है ना इस साइड जाके गुना हो जाएगा तो ऊपर आएगा 4x माइनस 29, ये बराबर होगा 5x माइनस 12 × 25 60, ठीक है। ये जा 4x है इधर जाएगा घटेगा 5x में, तो क्या हो बचेगा x, और जो -29 है ये क्या होगा, इधर जाएगा तो +29 हो जाएगा। नहीं, इधर नहीं ले जाएंगे इसको, इस -60 को इधर लेके आते हैं हम, ठीक है। तो -60 को यदि हम इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा यार, +60 हो जाएगा। और जब +60 में हम लोग 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 31। तो कह रहा है ना विराट की वर्तमान आयु क्या है, क्या विराट की वर्तमान आयु यही थी 2x माइनस 7, x की वैल्यू 1 निकल गया, 31 निकल गया है, तो x की वैल्यू 31 पुट करेंगे हम लोग, 31 दूनी 62 माइनस 7 यानी कितना आएगा 55, यानी जो विराट की आयु होगी वो 55 साल होगी। यदि पूछता एग्जाम में कि विराट की आयु ना पूछता मोहिंदर की आयु क्या होगी, तो अब क्या करते, x में से 7 घटाते, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 31 माइनस 7 यानी कितनी आएगी 24। यदि मोहिंदर की आयु पूछता तो 24 साल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ना 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमको 2 अंकों की एक संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके अंकों के गुणनफल जो है ना, इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। मुझे वो संख्या 2 अंकों की बताइए जो अपने अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो। चलिए ऐसे क्वेश्चन सबसे शानदार तरीका ऑप्शन से चेक करते हैं हम लोग। ये बताओ इसमें 4 और 8 है अंक, यदि 4 गुना 8 करते हैं तो कितना आएगा 32। तो बताओ क्या जो 48 है वो 32 का तिगुना है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो एक बात बताओ इसमें कौन कौन सा अंक है, 3 और 6 गुना करो, 6 3 का 18। तो मुझे बताओ क्या जो 36 है क्या 18 का तिगुना है, नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ यहाँ है 12, इसमें कौन कौन सा अंक है 1 और 2, तो गुना करते हैं तो कितना आया 2। क्या जो 12 है वो 2 का तिगुना है, नहीं है, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, इसका कौन कौन सा अंक है इसमें, तो 2 4 कितना है 8। क्या जो 24 है वो 8 का तिगुना है, हाँ है, यानी हमारा आंसर सीधे यही होगा। मैंने ये जो है ना वो ऐसे ही सी और डी चेक किया हुआ था, ठीक है। हम दूसरे पेज में ही मुझे आंसर मिल रहा था, तो मैं एग्जाम में ना मार के बन जाऊँगा, ऐसी सब कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे जहाँ आपका आंसर मिले वहीं पे रुको, उसको एंटर डालो और निकल जाओ, हमको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा चेक करने की, ठीक है। हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ना 1600 रुपए की राशि पर 1600 राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% की दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। ये सब क्वेश्चन है ना ओरली बनता है, ठीक है, ओरली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ओरली कब बनेगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छा हम लोग है ना अच्छा प्रैक्टिस हो ना। यदि हम खूब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों का नाम ओरली आंसर कर सकते हैं, या फिर या कहें कि बहुत सारा स्टेप्स हम लोग है ना माइंड में अपने कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना ओरली करने का, वो एक बार में नहीं आती है, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस करना होगा, और एक ऐसा समय आएगा ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चनों को ओरली करने में ना पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो देखो 5 साल की है ना अवधि के लिए 5% दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, यानी हमको जो ब्याज है ना वो निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। एक बात मुझे बताओ, मैं पूछूं ओवरऑल इंटरेस्ट क्या होगा या फिर ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सीधे सीधे आपका क्या होगा रेट इंटू टाइम। ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट को या इक्विवेलेंट सिंपल इंटरेस्ट को या इक्विवेलेंट इंटरेस्ट को क्या होगा रेट इंटू टाइम।
रेट कितना दे रखा है 5%, टाइम कितना दे रखा है 6 साल, यानी कि क्या है 30%, यानी कि जो हमारा ओवरऑल ब्याज होगा ना 30% होगा। ओवरऑल 6 वर्षों में जो हमारा ब्याज होगा ना वो 30% होगा। इसका मतलब ये है ना 30% किसका, प्रिंसिपल का। 30% किसका, तो प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है 1600। 1600 का हमको क्या निकालना है, 30% निकालना है। और यही 30% जो हमारा जो आएगा ना ये क्या होगा, हमारा आंसर जाएगा। एक बात बता मुझे, 16 का मैं 10% पूछूं तो तुम क्या कहोगे, 160, एक जीरो खत्म हो जाएगा 160। और हमको निकालना है क्या 30%, हमको निकालना है क्या 30%। तो इधर मैंने कितना से गुना किया 3 से, तुम इधर 3 से गुना कर दो, कितना आएगा 480। यानी कि 1600 रुपए की राशि पर 6 वर्ष में है ना 5% की दर से 480 रुपए का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा हमको। तो हमारा आंसर क्या होगा बी। यदि मैं पूछूं आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कहने का मतलब होता है मिश्रधन। तो आपको अच्छे से पता होगा जो अमाउंट होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका 1600, और सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाला कितना 480, कितना आया 2080। ये एडिशनल जानकारी है, यानी कि अगर हमारा अमाउंट पूछता कितना होगा 2080 कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सीधे सीधे 100% पे हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो आता हमारा कितना 130%। और सीधे सीधे हम 1600 का 130% कर लेते थे ना तो भी हमारा अमाउंट 1600 का 130% यदि हम करते हैं तो भी हमारा कितना अमाउंट मिलेगा, सेम यही अमाउंट आ जाएगा। ये तो मैंने बेसिक से समझाया था। यदि आप चाहो तो आराम से 130% ब्याज है, 100% क्या है प्रिंसिपल अपने आप में होती है 130%, सीधा सीधा 1600 का 130% निकाल दो, हमारा अमाउंट क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। बनाने का प्रयास भी करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं निहार रहे हैं ना, निहारने वाला काम नहीं करना है। कह रहा है ना तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। अच्छा केक बट रहा है, केक होगा बट रहा है। ठीक है, तपस को 1/2 भाग मिला, जो तपस है उसको 1/2 भाग मिला, और जो ऋषि है यानी कौन ये वाला तीसरा 1/3 भाग मिला, यानी जो ऋषि है ना उसको 1/3 भाग मिल रहा है। तो और बाकी जो शेष है ना वो अवि को प्राप्त होता है। तो कहता है कि अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, सॉरी, तो कह रहा है ना अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ, यानी कि अवि। तपस को कितना मिला था 1/2, ऋषि को कितना मिला था 1/3। मैं पूछूं तपस और ऋषि दोनों को मिला के कितना मिला था, तो आप क्या करोगे 1/2 प्लस 1/3 करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, 3 2 का एलसीएम 6, 2 से भाग करोगे 3, 3 से भाग करोगे 2, यानी कितना आया 5/6। यानी तपस और ऋषि दोनों को मिला के आया 5/6। यदि इस 5/6 को मैं 1 में घटा दूं तो कितना आएगा 1/6। और ये कौन होगा, ये वही भाग होगा जो अवि को मिलेगा, यानी अवि को कितना भाग प्राप्त होगा 1/6। यानी मेरा आंसर कौन सा होगा, आंसर। ठीक है, या फिर हम लोग एक और तरीके से सोच सकते हैं, पता है क्या, देखते हैं। तपस, अवि और ऋषि, तपस को 1/2 हिस्सा दिया जा रहा है, ऋषि को 1/3 दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करो ना 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। मैंने मान लिया ना केक जो था ना वो टोटल 6 भाग में था, सॉरी, केक का टोटल 6 भाग था, आधा हिस्सा है ना तपन को दे दिया गया है, तपस तपस को आधा हिस्सा दे दिया गया है। तो 6 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 का यदि हम लोग आधा करते हैं तो आएगा 3। और ऋषि को 1/3 मिल रहा है,
यानी k कितना था 6, उसका 1/3 मिल रहा, यानी इसको कितना मिला 1/2, सॉरी 2 मिला, ये 3 से काटेंगे 2 मिला ऋषि को, 3 मिल गया तपस को और ऋषि को मिला है 2, तो बचा कितना भाई, टोटल 6 था तो बचा 1, यानी जो अभी है उसको 1 मिला, लेकिन कितने पे, 6 भाग में से 1 भाग मिला। केक के 6 भाग बचते हैं, ठीक है, 6 भाग में तपन को दिया गया 3, ऋषि को 2 दिया गया, बचा क्या 1 भाग मिला किसे, अभी को। कितने भागों में, 6 भागों में, यानी कि अभी को कितना मिल रहा है, ओवरऑल 1/6 भाग जो है ना अभी को दिया जा रहा है। ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं अब। तो बात यह है कि उस डेट में एग्जाम हुए थे, यानी कि 29/8/2018 शिफ्ट 1 में मुझे लगता है लगभग 22 क्वेश्चन हुए थे। इस 22 क्वेश्चन में पहला 12 क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, और ये 12 इस वीडियो में हम लोग है ना 10 वीडियो देख लिए, यानी कि ये वाला शिफ्ट खत्म हो गया अब हमारा। इसका अगला शिफ्ट है ना, यानी कि शिफ्ट 2, अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।